हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में संघर्ष से सफलता की ओर। तो यहाँ पर हमारी चलाई जा रही है उत्तराखंड से जो आपके उत्तराखंड जीएस से संबंधित क्लासेस, जिसमें हमारा अभी आपका उत्तराखंड का बेसिक परिचय कंप्लीट हो गया था और प्रागैतिहासिक काल हमारा चल रहा है। ऑलमोस्ट वो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो 5 मिनट का या 10 मिनट का हम रिवीजन कर लेते हैं और फिर क्या होता है, रिवाइज कर लेते हैं। ये रिवीजन करने से क्या होता है, जैसे हम किसी भी व्यक्ति को या किसी भी इंसान को देखते हैं एक बार में, तो थोड़ा सा ये होता है कि हाँ, हमने इसे कहीं देखा है। तो उसी तरह से हम अगर उसे बार बार देखते हैं तो हमें याद हो जाता है कि हाँ, हम इसको जानते हैं। इसी तरह से हम अगर नोट्स को बार बार देखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो जैसे हमें वहाँ पे अगर एक बार देखने में लगेगा कि हाँ, मुझे ये क्वेश्चन जैसा आता था, तो यहाँ रिवीजन करने पे आपको क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, ये हमने इस क्लास में और इस पेज पे यहाँ पर पढ़ा है। तो ये हम आसानी से क्वेश्चन वहाँ पर अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से रिवीजन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमने जो स्टार्ट करा था वो करा था हमने नामों से। उत्तराखंड उत्तराखंड क्या है, जो हमारा हिमालय राज्य है उत्तराखंड, उसकी गठन कब हुआ, 9 नवंबर सन 2000 को। लेकिन हुआ किस रूप में, तो इसके रूप में हमने चर्चा की थी। तो सबसे पहले हमने बात करी थी कि उत्तराखंड के नाम क्या क्या थे। तो उत्तराखंड के नामों का वर्णन जो है बहुत ही ज़्यादा पुराने जैसे पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है और आधार्मिक जो रचनाएं हैं उनमें ही मिलता है। उत्तराखंड जो है दो क्षेत्रों यानी कि दो जो गढ़वाल मंडलों से मिलकर मिलाया है, उसका नाम है, एक है कुमाऊं मंडल, दूसरा है गढ़वाल मंडल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड की बात। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड को जो नाम है धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है और अधार्मिक ग्रंथों में मिलता है। सबसे पहले उत्तराखंड का मिला था ऋग्वेद में नाम, फिर मिलता है यहाँ पर आपका वैदिक साहित्य में। ऋग्वेद में इसको देवभूमि या ऋषियों की मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा जाता है। उसी नगर इसको वैदिक साहित्य में कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ में इसे उत्तर कुरु कहा जाता है, उत्तर कुरुओं का निवास होने के कारण। और फिर इसको स्कंद पुराण में उत्तराखंड ब्रह्मदेव और ब्रह्मपुर और खसदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दूसरा जो आता है हमारा, एक और धार्मिक ग्रंथ में बौद्ध धर्म, यानी कि जो धर्म बहुत सारे धर्म है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उनमें बौद्ध धर्म में एक पुस्तक में क्या इसका नाम हिमवंत के नाम से जाना गया है। धार्मिक में देखें तो हमारी सीयूकी में इसके बारे में चर्चा की गई है। बदायूं की तारीखें बदायूं में की गई है, जहांगीरनामा में की गई है, पाणिनि की अष्टधाई में की गई है, अभिज्ञान शकुंतला में की गई है। बहुत सारे ऐसे जो है पुस्तकें हैं जिनमें की है हमारे उत्तराखंड राज्य की चर्चा की है। इसके साथ ही आगे बढ़े तो हमें मिले कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडल से भी मिलकर बना है। तो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के नामों की भी चर्चा की गई। तो कुमाऊं को कहा गया कुर्मांचल, और कुर्मांचल यानी कि विष्णु के भगवान विष्णु के कछुए के अवतार होने के कारण इसे कुर्मांचल कहा गया। और वहीं पे इसे मानसखंड कहा गया। मानसखंड स्कंद पुराण में ही कहा गया था। और केदारखंड कहा गया गढ़वाल क्षेत्र को, इन दो मिलाकर खसदेश कहा गया था। और यहाँ पर आपके गढ़वाल क्षेत्र को जो था तपोभूमि, बद्रिकाश्रम, स्वर्ण भूमि, किरात मंडल इस नाम से जाना जाता है। तो नाम के बाद हम बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पर विस्तार के बात में चलती है कि हमारे कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल का विस्तार आखिरकार हुआ कैसे। तो इसके बारे में चर्चा की थी। तो कुमाऊं में चंदों ने विस्तार करा था, जबकि गढ़वाल क्षेत्र में जो पवार शासक थे उनके द्वारा ही विस्तार किया गया था। कुमाऊं में सबसे पहले आता है सोमचंद। वो क्या रखता है कि चंद्रवंश की नींव रखता है, और चंपावत वाले क्षेत्र में क्या करता है, अपने चंद वंश का विस्तार कर लेता है, यहाँ पर अपने शासन स्थापित कर देता है। उसके बाद उसके आगे के शासक आते हैं, जिसमें उसके गरुड़ ज्ञानचंद जो होता है वो तराई भावर वाले क्षेत्र को जीत लेता है। तो तराई भावर के क्षेत्र में यहाँ पे नैनीताल और अल्मोड़ा वाले क्षेत्र भी चंपावत के पास आ जाते हैं। फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे ऊपर की ओर अल्मोड़ा क्षेत्र को जिया जाता है। कीर्तिचंद द्वारा अल्मोड़ा के क्षेत्र में जिया जाता है। सुंदरा कोट खगमरा कोट को जीत लिया आता है। भीष्मचंद जो है आलमनगर की नींव रखना चाहता है। वहाँ पर क्या आता है, अपनी राजधानी चंपावत से आलमनगर को स्थानांतरित किया जाता है। लेकिन किल्मोड़ा की हास होने के कारण जब भीष्मगढ़ की मृत्यु आती है, उसका पुत्र बालो कल्याण चंद क्या आता है, वहाँ नींव रख देता है, अपने पिता का सपना पूरा करता है और राजधानी परिवर्तन कर देता है। तो इसके बाद जो आता है वो आता है रुद्रचंद, रुद्रपुर नगर बसाता है। ये आपका रुद्रचंद बसाता है, ये उधमसिंह नगर के क्षेत्र में।
इसके बाद आपके जो और शासक आते हैं तो ये क्या आते हैं, पिथौरागढ़ वाले ज़िले को भी जीत लेते हैं, क्षेत्र को, और अस्कोट वाले पे अपना स्थान स्थापित कर देते। तो इस तरह से जो था ये पूरा ओवरऑल जो कुमाऊं क्षेत्र था वो चंदों के अधीन आया था। तो ये जो चंद वंश है वो कुमाऊं का कहलाया। इसी तरह गढ़वाल क्षेत्र में क्या होता है, कनकपाल आता है 888 के समथिंग भानु प्रताप से मिलता है, और उसी तरह से उसका भी विवाह जो हो जाता है भानु प्रताप की पुत्री के साथ हो जाता है, और उसको भी राजपाट यहाँ का पावर वंश का शासन की नींव रखने के लिए मिल जाता है। फिर उसके बाद उसके पवार वंश का जो होता है विस्तार होता है गढ़वाल क्षेत्र में, जिसमें अजयपाल जो होता है, अजयपाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे अजयपाल है। इसने क्या था, 52 गढ़ों को जीता था, 52 गढ़ों को जीता था, जिसमें जुमला, गढ़वती, रंगूरगढ़ का, मंदाकिनी का क्षेत्र, ये सारे इसने जीत लिए। तो इसी नाम से इसका नाम क्या बना, इस क्षेत्र का गढ़वाल नाम के रूप में आगे बढ़ा। बाकी इसमें शासन चलता रहा और ये क्षेत्र होता है। इसके बाद जो आता है 1804 में खुरबरा के मैदान में क्या हो जाता है कि प्रद्युम्न शाह मारा जाता है। गोरखा और प्रद्युम्न शाह के बीच में युद्ध होता है। सुदर्शन शाह जो होता है नाबालिग होता है, प्रद्युम्न शाह का पुत्र होता है, उसे क्या होता है राज दरबारी बचा लेते हैं। तो फिर गोरखाओं का शासन स्थापित होता है कुमाऊं में भी और गढ़वाल में भी। उसके बाद क्या होता है कि समय बीतता जाता है। यहाँ गोरखाओं का शासन लगभग 12 से 15 वर्ष तक रहता है। इसके बाद जो होता है सुदर्शन शाह बालिग रहता हो जाता है, तो यहाँ पे ब्रिटिश शासन भी स्थापित होने लगता है संपूर्ण भारत में। तो ब्रिटिशों की मदद से क्या होता है कि यहाँ पर संगोली की संधि होती है ब्रिटिशों और गोरखाओं के बीच में, जिसमें 4 मार्च 1916 को क्या होता है, यहाँ 1916 को यहाँ पर क्या होता है संगोली की संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। 1816 को क्या होते हैं संगोली की संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, और यहाँ पे ब्रिटिश शासन और टीरी रियासत के रूप में शासन स्थापित हो जाता है। अब जब शासन स्थापित हो गया तो अपनी अपनी राजधानी बनाई थी। पवारों की जो राजधानी थी यहाँ पर, पवार जो श्रीनगर थी वो ब्रिटिश गढ़वाल में वही रही उस टाइम तक। और यहाँ पर जो टिहरी रियासत थी उनकी राजधानी क्या थी, टिहरी हो गई, और कुमाऊं में कुमाऊं मंडल की स्थापना हो गई। वहाँ पर कुमाऊं कमीशन चालू हो गई। कुमाऊं कमीशन के अंदर जो राजधानी बनाई गई, वो मुख्यालय बनाया गया, वो अल्मोड़ा का बनाया गया। अल्मोड़ा के बाद जो होता है, इसके बाद आपका यहाँ पर राजधानी परिवर्तन की आती है। तो 1839-40 में क्या होता है, पौड़ी गढ़वाल की स्थापना की जाती है, जिले का गठन किया जाता है। तो जो पौड़ी गढ़वाल था उसे ही राजधानी बना दिया जाता है। यहाँ जो राजधानी बनाया जाता है यानी कि मंडल की, वो बनाया जाता है किसी गढ़वाल मंडल के बनाया जाता है, किसे पौड़ी गढ़वाल को। और जो कुमाऊं मंडल था उसकी तो हमारी ये थी अल्मोड़ा ही थी। अल्मोड़ा को स्थानांतरित किया जाता है 1854-55 में। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि देहरादून की 1871 में स्थापना हो जाती है, वो भी इसके अंतर्गत मेरठ मंडल के अंतर्गत होती है। उसके बाद आपका ये टिहरी का विलय हो जाता है भारत में 1939 में, और ये टिहरी जिले के रूप में इसका गठन हो जाता है। उसके बाद आपका ये जो टिहरी से होता है वहाँ से आपका उत्तरकाशी जिला कटता है, और ये आपकी पिथौरागढ़ था, पिथौरागढ़ से आपका यहाँ पर ऊपर अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ वाला जिला कटता है। और जबकि तीसरा जो जिला था वो आपका कटता है, एक अल्मोड़ा से कटा, एक पौड़ी गढ़वाल से कटा, और एक टिहरी से कटा। तो 3 जिले यहाँ से आपके कट गए। तो ऊपर जो होता है चमोली की स्थापना 1960 में होती है, और आपकी उत्तरकाशी की भी 1960 में होती है, और पिथौरागढ़ की भी 1960, सेम डेट और सेम सन में होती है इनकी तीनों की जिले की। 1975 में जो है देहरादून को मेरठ मंडल से यहाँ के गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया, क्योंकि गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई थी 1879 में 1969 में हो जाती है गढ़वाल मंडल की स्थापना, तो उसमें उसको शामिल कर दिया जाता है। फिर क्या होता है कि 1902 में जो था आपका ये सारा क्षेत्र आपकी इसी तरह से प्रोसेस चलती रहती है कि यहाँ पर आपको जिलों की स्थापनाएं हो जाती हैं, लगभग सभी की होती है। 1995, 1997 नीचे वाले जो क्षेत्रों की होती है। 1988 में हरिद्वार की स्थापना हो जाती है, गठन होता है। तो ये जिलों का यहाँ पे गठन हो जाता है। 1902 में जो था ये जो हमारा ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र और यूपी वाला क्षेत्र एक क्षेत्र था। तो ये अवध और आगरा वाले क्षेत्रों में आ जाते थे। अवध और आगरा वाले क्षेत्र में आने के बाद इसकी क्या होती है 1935 में यूपी वाले क्षेत्र और उत्तराखंड वाले क्षेत्र को अलग करके यहाँ पे क्या जाता है संयुक्त प्रांत कहलाया जाता है। तथा 1937 में इसमें जिले शामिल किए जाते हैं और 9 संभाग होता है। 48 जिले होते हैं, 9 संभाग होते हैं। इसके बाद इसमें 1950 होता है,
26 जनवरी 1950 को यूपी का गठन किया जाता है। यूपी को एक राज्य घोषित के एक यूपी को पूरा जो संपूर्ण होता है, इसमें उत्तराखंड भी शामिल होता है, राज्य घोषित कर दिया जाता है उत्तर प्रदेश के नाम से। फिर इसी में गठन के लिए क्या होता है कि हिमालय राज्य की मांग होती है। हिमालय राज्य में बहुत सारी हमारी मांगे थी, उसमें हमारे आगे की क्लासेस में बताएंगे। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही थी यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर जैसे होता है 9 नवंबर सन 2000 को क्या होता है 13 जिलों को गांठ करके बनाया जाता है, उत्तराखंड का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे इसकी जो राजधानी होती है शीतकालीन, उसे देहरादून बनाया दिया जाता है, जबकि 2020 में ग्रीष्मकालीन राजधानी इसको गैरसैंण को बनाया गया था। इसके बाद हम चले थे इसकी स्थिति और विस्तार में। तो ग्लोब में इसकी स्थिति और विस्तार किस तरह से ये इसके बारे में चर्चा की गई थी। उत्तर पूर्वी दिशा में हमारा भारत पड़ता है, उसी तरह से उत्तराखंड भी उत्तर पूर्वी दिशा में ही पड़ता है, देशांतर और समानांतर अक्षांश रेखा के रूप में। तो यहाँ पर उत्तराखंड का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार था, वो अक्षांश था आपका सपोज यहाँ से आपका 28 डिग्री 43 से ऊपर की ओर 31 डिग्री के समथिंग था। फिर आपका यहाँ से 70 डिग्री से 81 डिग्री के समथिंग यहाँ का आपका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार था। लेकिन हमने अगर नेट देखा था तो 2 डिग्री से लगभग और 3 डिग्री से देशांतर के रूप में, क्योंकि ये उत्तर और पूर्वी के फॉर्म में था, तो हमारा जो देशांतरीय विस्तार था वो पूर्वी दिशा में था, तो पूर्वी देशांतर कहलाता है, और उत्तरी अक्षांश के रूप में उत्तरी अक्षांश कहलाता था। इसके बाद हम आगे बढ़े तो इसके क्षेत्रफल की बात हुई। तो उत्तराखंड जो ओवरऑल क्षेत्रफल है वो कितना है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। और इसकी लंबाई चौड़ाई की बात आई तो इसकी लंबाई जो थी 358 किलोमीटर थी और चौड़ाई इसकी 320 किलोमीटर थी। तो इसको जब हमने राज्य के रूप में इसका गठन किया गया है, तो ये देश में कौन से राज्य का रूप में था, ये था 27वें राज्य में 27, और हिमालय राज्यों में इसका जो स्थान था वो 11वें रूप में आ जाता है। और इसमें जो भारत में इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 1.69% इसका क्षेत्रफल हो गया। फिर हमने इसके बाद इसकी चर्चा करी कि पड़ोसी देशों की। तो यहाँ पे आता है आपके 3 जिले जो टच करते हैं, आपके नेपाल को करते हैं, जिसमें आपका उधमसिंह नगर, चंपावत और आपका पिथौरागढ़ हो जाता है। ऊपर वाले जिले जो होते हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये आपके चीन तिब्बत को टच करते हैं, जबकि हमारे और स्टेट को टच करते हैं। हरियाणा को हमारा सिर्फ देहरादून जिला टच करता है। ऊपर की ओर जो है हिमाचल प्रदेश को हमारा उत्तरकाशी और देहरादून करता है। नीचे की यूपी को देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और आपका ये उधमसिंह नगर, ये 5 जिले टच करते हैं। सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो हमारा एकमात्र होता है पिथौरागढ़, 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसके अलावा 5 जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और आप देखेंगे आंतरिक जिले और बाहरी जिले के साथ, आंतरिक जिले जो सिर्फ 4 थे आपके, बाकी जितने भी टच करते हैं वो आपके बाहरी जिले हो गए। आंतरिक जिले के रूप में आपका 2 कुमाऊं के थे, 2 गढ़वाल के थे। तो आपका बागेश्वर और अल्मोड़ा जो था आपका आंतरिक जिले था कुमाऊं का, और गढ़वाल में आपका रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल हो जाता है, ये आपके आंतरिक और बाहरी जिले हो गए थे। बात आती है इनके क्षेत्रफल की ओर में। तो क्षेत्रफल में हमने सबसे पहले कहा था कि चमोली, उत्तरकाशी और आपका पिथौरागढ़, ये आपके 3 है। हमने 5 की बात करी थी, तो अगर हम इसका क्षेत्रफल याद करेंगे तो हम किस क्रम में याद करेंगे, हमने 5-5 के क्रम में इनको डिवाइड कर दिया, बाकी हमारे 3 बचे थे उनको 3 के फॉर्म में हमने याद कर दिया था। तो हमारा जो क्षेत्रफल था वो 8030 8016, 8030 चमोली, 8016 हमारा उत्तरकाशी आ जाता है, 8000 और 7090 जो होता है हमारा पिथौरागढ़ आता है, 5329 जो होता है हमारा पौड़ी गढ़वाल का हो जाता है। उसके बाद जो होता है नैनीताल का 4251 हो जाता है। इसके बाद हम न्यूनतम जिले वाले क्षेत्रों की बात करते हैं। तो न्यूनतम जो होता है चंपावत होता है 1766, 1984 हमारा रुद्रप्रयाग का होता है, 22 के समथिंग जो होता है, 2239 के समथिंग हमारा होता है 46, तो वो हमारा बागेश्वर का हो जाता है। उसके बाद हरिद्वार का होता है 2329, और इसके बाद हमारा आ जाता है इसके बाद अल्मोड़ा आचे वाला क्षेत्र आ जाता है। इसके बाद हमारा जो होता है 3 जिले बचते हैं, एक टिहरी गढ़वाल, एक आपका टिहरी गढ़वाल हो जाता है, और एक ये जो हमारा आया था न्यूनतम में 5वें नंबर पे, वो हमारा उधमसिंह नगर आया था, उसका था 2500 के समथिंग, 2551 के समथिंग, 2542 में था, 2542 उधमसिंह नगर का होता है। तो हमारे इसके बाद जो होता है 5 न्यूनतम हो गए थे, 5 अधिकतम वाले हो गए थे हमारे 3 जिले। तो 3088 हमारा देहरादून था, और 3642 के समथिंग जो था आपका टिहरी गढ़वाल का क्षेत्रफल था, और 3139 जो था वो आपका था
अल्मोड़ा का। तो 3 जिलों का आपको याद करना है, अल्मोड़ा, देहरादून और टिहरी गढ़वाल। अल्मोड़ा, देहरादून, टिहरी गढ़वाल 3 जिले हैं, 3 के फॉर्म में है। तो इस तरह से हमने इनके क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आपसे पूछ सकता है तीसरे नंबर पर अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो आप इजीली यहाँ पे बता सकते हैं। इसके बाद हमने हिमालयी राज्यों की चर्चा की थी। हिमालयी राज्यों में मैंने आपको बताया था, तो उसी क्रम में आपके हिमालयी राज्यों के बारे में चर्चा हुई थी। फिर आपके राज्य प्रतीक हुए थे। राज्य प्रतीक में आपका राज्य पक्षी, राज्य पशु, राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प की बात हुई थी। राज्य पुष्प आपका ब्रह्म कमल था, राज्य पक्षी मोनाल था, राज्य पशु आपका कस्तूरी मृग था और राज्य वृक्ष जो था बुरांस था। बुरांस को कहते हैं रेंडोड्रन आर्बोरियम कहा जाता है, कस्तूरी मृग को कहा जाता है आपका मास्कस काइस्टोगास्टर, और आपका जो ब्रह्म कमल था उसको कहा जाता है सुसूरिया अग्वलेटा, और एक आपका बचा था मोनाल लोफोफोनस एम्फीजेनस। तो ये मैंने इसकी हाइट के फॉर्म में भी याद करा था वहाँ पर आपको। एक दिन हम क्लासेस लगाएंगे जिसमें हम रिवीजन को ही लेके आएंगे, हमारा जो चलेगा ओवरऑल रिवीजन चलेगा, और उसको शॉर्ट में ही एक लगभग 45 मिनट की क्लास होगी वो। तो उससे क्या होगा, हमारा रिवीजन होता रहेगा। तो इसके बाद मैंने शुरू करा था उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का इतिहास जैसे हैनवुड ने भारत के इतिहास की खोज की थी, उसी तरह सॉरी हेरोडोटस ने भारत के इतिहास की खोज की, उसी तरह से हैनवुड ने जो थी उत्तराखंड के इतिहास की खोज की थी। 1856 की थी उत्तराखंड में देहरादून, चंपावत, देवीधुरा, चंपावत वाले जिले में कप मार्क्स की खोज हुई, यानी कि ओखली के प्रकार के गड्ढे थे, उन्हें क्या कहा गया, कप मार्क्स कहा गया। तो उत्तराखंड में इतिहास की खोज का श्रेय हैनवुड को जाता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो कालक्रम की बात आई, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल की बात आई। प्रागैतिहासिक काल में आपका जो आता है कि प्रागैतिहासिक काल में आपको यहाँ पर जो होते हैं लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं। यहाँ पे आपके पुरातात्विक पाषाणकालीन जो होते हैं, जिसमें आपके पाषाणकालीन उपकरण होते हैं और यहाँ पे पाषाणकालीन गुहा होती हैं, चित्र होते हैं, इसके रूप में आपको यहाँ पे चर्चा की गई है, और उस वही क्लासेस हमारी आगे चल रही हैं। उसके बाद में आपको आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में आगे बताया जाएगा। तो हमारा जो कल की क्लास थी उसमें हमने पुरातात्विक स्रोतों की पाषाणकालीन स्रोतों की बात करी थी, जिसमें हमारा निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल आया था। ये आया था पुरापाषाण काल में। फिर दूसरा आता है महापाषाण काल, और फिर तीसरा आता है उच्च पाषाण काल। तो 3 प्रकार का काल था, जिसमें आपका एक में हमने बताया था खुरचनिया मिला था, और कुछ रामगंगा घाटी से प्राप्त हुए थे, कुछ आपके यहाँ पर अलकनंदा घाटी से प्राप्त हुए थे। तो इसके बारे में चर्चा की गई थी। इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो पाषाण काल उपकरण के अलावा क्या होते हैं, स्थान होते हैं और चित्र होते हैं। तो हमारी इसमें सबसे पहले जो स्थानों की बात आई थी, तो हमारे कहाँ से हमें प्रागैतिहासिक जो काल के जो उपकरण मिले हैं वो कहाँ में से मिले हैं, यानी कि साक्ष्य, यानी कि स्रोत, जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ उपकरण हो सकते हैं, कुछ चित्र हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में वो अवेलेबल थे। तो इसी तरह से हमारा सबसे पहले आया था यहाँ पे अल्मोड़ा। हमने अल्मोड़ा वाले को कल कवर करा था, में डिस्कस कराया, जिसमें आपका अल्मोड़ा में जो आपके गुफाएं या फिर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं उसके बारे में बात की गई है। जैसे आपका क्या हुआ, वहाँ पर फर्स्ट टाइम हमने वहाँ पे देखा कि जो इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से है वो आपका है लाखों डियार, यानी कि लाखों डियार प्राप्त हुई है। अल्मोड़ा के क्षेत्र में क्या क्या मिला है कि लाखों डियार मिला है आपको, पेटशाला, फड़कानोला, फलसीमा, और आपका ये लोथाप, और आपका कसार देवी मंदिर और जाखन देवी मंदिर से आपके प्रागैतिहासिक के स्रोत, यानी कि वहाँ पे मानव की पुष्टि होती है। तो यहाँ पर आपके लाखों डियार की खोज की हुई थी 1968 में MP जोशी तथा MP जोशी ने और यशवंत सिंह कटोच ने किए हैं। वहाँ पर आपको 16 जो समूह में और अकेला व्यक्ति क्या है नृत्य करते हुए दिखाया गया है, जबकि पक्षियों के भी चित्र प्राप्त हुए हैं, कुछ कलर के रूप में है, वो इस बार में हमने बताया था आपको। और दूसरा आपका पेटशाला और फड़कानोला यशोधर मटवाल ने की थी 1965 में फड़कानोला की खोज की है, जबकि 1989 में, यानी कि 1989 में जो है उन्होंने खोज की है अपने ये आपके पेटशाला की। तो पेटशाला में वहाँ पे देखा कि समूह में ही नृत्य हो, लेकिन हाथ में हाथ पकड़ के नृत्य हो रहा है। तो ये खोज की है यशोधर मटपाल ने। फिर आता है फलसीमा। फलसीमा में क्या है, योग, ध्यान मुद्रा और नृत्य मुद्रा प्राप्त हुई है। बाद आपका आता है कि उसके बाद आपका लोथाप था, तो लाल रंग के से वहाँ पे चित्र प्राप्त हुए हैं। कसार देवी मंदिर में 14 मृतकों के चित्र प्राप्त हुए हैं, जबकि जानका देवी में क्या होता है, यक्षों की पुष्टि होती है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम करते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर आपका चल रहा था
ये जो आगे के क्षेत्र हैं जहाँ से आपका क्या मिला है, प्रागैतिहासिक स्रोत प्राप्त हुए हैं। तो प्रागैतिहासिक स्रोत में मैंने आपको बताया था अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। तो ये एक एक्स्ट्रा जो यहाँ पर भी आपका चंपावत वाले क्षेत्र में क्या हुआ था, हैंडवुड ने कुछ समाधियों की खोज की थी। तो जो हमारे हैं जिन्होंने खोज करता है उत्तराखंड के, उन्होंने यहाँ पे देखा कि देवीधुरा के स्थान में क्या है, समाधियाँ हैं। तो उनकी जो है कुछ तुलना की गई है। तो एक चंपावत वाला क्षेत्र भी जाता है वो हमारे प्रागैतिहासिक काल में ही आ जाता है। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है कि चमोली क्षेत्र में जो है ग्वारखा गुफा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ग्वारखा गुफा। जो हमने बात करी थी लाखों उड्यार की, तो लाखों उड्यार क्या है, लाखों उड्यार या लाखों गुफा क्या थी, वो थी लाखों गुफा। यानी कि वहाँ पे लाखों के रूप में, लाखों का मतलब होता है लाखों, और गुफा का मीन्स होता है गुफा। तो लाखों उड्यार का मीन्स भी गुफा ही होता है। तो वहाँ पे पाया गया है कि वहाँ पे बहुत सारे चित्र थे। दीवारों पे देखा कि बहुत सारे चित्र थे, वो अलग अलग तरीके के थे। वहाँ पे कुछ व्यक्ति के, अकेला व्यक्ति नृत्य कर रहा है जो सिंगल फॉर्म में होता है, और कुछ होता है समूह के रूप में। समूह के रूप में ये हो सकता है कि वो ग्रुप बना के उस टाइप में कर रहे हो, या घूम घूम के गोल गोल कर रहे हो, तो वो समूह नृत्य कहलाए। वो समूह के रूप में नृत्य थे। पक्षियों के नृत्य थे, जिसमें आपके बहुत सारे पक्षी के चित्र थे, रंगीन रंगीन के रूप में थे। तो जिसमें आपके गुलाबी रंग, सफ़ेद रंग, और इसी तरह से थोड़े थोड़े कलर से उन्हें बनाया गया था। तो ये सारा हमने लाखों उड्यार में देखा था। खोज की थी एमपी जोशी और यशवंत सिंह कटोच ने। और इसके बाद आगे हमारा और चीज़ें चली। तो उसी तरह से हमारी एक यहाँ पे भी गुफा आती है, चमोली में हमारे एक गुफा प्राप्त हुई है, उसे कहते हैं ग्वारखा उड्यार। तो ग्वारखा उड्यार की खोज किसने की थी, राकेश शर्मा ने की थी। ग्वारखा उड्यार की खोज किसने की है, राकेश शर्मा ने की है। और अध्ययन कराया है यशोधर मठपाल ने, यशोधर मठपाल ने। तो यशोधर मठपाल ने क्या करा है, इसका अध्ययन कराया, यानी कि इसके बारे में बताया है डीपली। तो ये खोज करी थी राकेश शर्मा ने। और इन्होंने क्या देखा है यहाँ पर, ग्वारखा उड्यार में देखा कि जो लाखों उड्यार वाली गुफा थी वो भी रंगों से चित्रित थी, और ग्वारखा उड्यार भी रंगों से चित्रित थी। लेकिन ये पाया गया कि जो लाखों उड्यार थी वहाँ पर क्या था कि कम रंगों का प्रयोग किया गया था। यानी कि वहाँ पर क्या है कि थोड़े डीप रंग है, मतलब क्या है कि थोड़े चटकदार रंग नहीं थे, हल्के हल्के रंग थे, हल्के हल्के रंगों का प्रयोग किया गया। जबकि ग्वारखा उद्यान में क्या है, डार्क रंगों का प्रयोग किया गया है। यानी कि वहाँ के जो भी चित्र मिले होंगे उसमें क्या मिला कि वो डार्क रूप में दिखाई दे रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चमकदार हैं। तो सबसे ज़्यादा सुंदर चित्र कहाँ के थे, जो डार्क रूप में होंगे। तो डार्क रूप में यहाँ के ग्वारखा उद्यान के जो थे, जो चित्र हैं, सबसे ज़्यादा सुंदर चित्र दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो चित्र मिले थे वो हमारे किस किस प्रकार के चित्र मिले थे, वो यहाँ पर मिलते हैं हमारे, कुछ मिलते हैं मानव के, और कुछ मिलते हैं बारहसिंगा के, और कुछ मिलते हैं जैसे आपके मानवों के, बारहसिंगा के, और बहुत सारे चित्र मिलते हैं, पशुओं के चित्र मिलते हैं। तो यहाँ पे पशुओं के चित्र मिलते हैं, पशुओं, मानव और बारहसिंगा, बारहसिंगा। तो ये जो वहाँ पे चित्र मिले हैं, तो जैसे पशुओं के, मानव के, बारहसिंगा के, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि वहाँ पे आपने देखा था कि वहाँ पर जो था नृत्य के फॉर्म में था। जो चित्र थे, ज़्यादातर चित्रकारी थी अल्मोड़ा में, वो किसी फॉर्म में थी, नृत्य के फॉर्म में थी, कि नृत्य कर रहे हैं। तो उसमें ग्वारखा जो आपकी लाखों डियार थी वहाँ पे नृत्य दिखाया था। जबकि यहाँ पर क्या है, मानव, पशु, बारहसिंगा, यहाँ पे पशुओं के रूप में ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, पशुओं के रूप में आपको ग्वारखा उद्यान के बारे में याद रखना है, जबकि नृत्य के फॉर्म में आपको लाखों उद्यान के बारे में याद रखना है। सबसे ज़्यादा चित्रकारी सुंदर किसकी थी, ग्वारखा उद्यान की थी। यहाँ पर आपके मानव, पशुओं और बारहसिंगा के चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ ये जो चित्र हैं, इसमें आपको यशो इसी में आगे जो बताया गया है, ये कहा गया है जो आपके यहाँ बताया गया है कि पशुओं को चराते हुए भी दिखाया गया है। को पशुओं को चराते हुए दिखाया गया है। तो ये दूसरा पॉइंट आता है आपका कि पशुओं को चराते हुए
व हाँकते हुए, हाँकते 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 तो इसमें पशुओं को चराते हुए और हाँकते हुए दिखाया गया है। ये आपके था ग्वारखा उड्डयन की बात थी। तो ग्वारखा उड्डयन में क्या कर रहा है कि खोज करिए राकेश शर्मा और यशोधर मटपाल ने इसकी अध्ययन किया है, पशुओं को चराते हुए और हाँकते हुए दिखाया गया है। तो इसमें बताया गया है कि ये कितने टोटल यहाँ पे चित्र हैं, टोटल जो है वो चित्र हैं 41 चित्र हैं, जिसमें क्या है 41 चित्रों में जो है 3 मानव की आकृतियां हैं, मानव 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 आकृति, मानव आकृतियां हैं 30 मानव आकृतियां हैं। 8 जो है यहाँ पर आपके 8 जो है पशु चित्र हैं, 8 पशु चित्र हो जाएंगे, पशु चित्र हो जाएंगे। और इसी में 3 जो है पुरुष आकृतियां हैं, पुरुष आकृतियां हैं, यानी कि पुरुष आकृति यानी कि चित्र। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ग्वारखा उद्यान में कितने चित्र को दिखाए गए हैं। तो टोटल जो है चित्र वहाँ पर 41 हैं। ये आपके 41 है। यहाँ पे आपको बताया गया है 30 मानव की आकृतियां हैं, 8 पशु आकृतियां और 3 पुरुष की आकृतियों के चित्र बने हुए हैं वहाँ पर उस गुफा के अंदर। इतने चित्र हैं और ये इस फॉर्म में है। किस किस फॉर्म में है? पशुओं को हाँकते हुए या फिर चराते हुए दिखाया गया है। चराते हुए, हाँकना मीन्स होता है कि पशुओं को आगे की ओर खदेड़ना, तो उसे कहते हैं जैसे आगे की ओर पशुओं को किसी लैंग्वेज में चलाने की फॉर्म को कहते हैं हाँकना। तो वो इसे हाँकाते दिखाया गया है और वहाँ पे चराते हुए दिखाए गए हैं, जिससे वो घास वगैरह खाते हैं। 41 इतनी हो गए आपके। इसके साथ साथ आपका जो आता है यहाँ पर आपके दूसरी जो आपकी आती है वो आती है आपकी किमनी गांव, किमनी गांव, ये आपका किमनी गांव हो गया। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट आएगा आपका वो हो जाएगा आपका मलारी गांव, मलारी गांव। किमनी गांव में कुछ खास नहीं है। किमनी गांव में सिर्फ ये है कि आपको यहाँ पे कहाँ पे दिखाया गया है, ये चमोली में है, चमोली में है। ये ग्वारखा गुफा जो थी वो कहाँ पर थी आपकी, ये थी डुंगरी, डुंगरी डुंगरी में। और यहाँ पे लिख देते हैं अलकनंदा, अलकनंदा नदी क्षेत्र, ये हो गया। तो अलकनंदा नदी क्षेत्र में जो है ये आपका आ जाता है ग्वारखा गुफा। और यहाँ पर आपको इतनी चीजें बताई गई है। जबकि थराली के पास जो है ये धराली, थराली थराली विकास खंड, विकास खंड। हम क्या पढ़ रहे हैं? चमोली। चमोली में क्या आता है? विकास खंड। थराली के नाम से पुरोला, थराली, ये सारे क्या है? विकास खंड है। तो यहाँ पे जो थराली विकास खंड है उसके अंतर्गत एक गांव आता है किमनी गांव। तो किमनी गांव में भी हमारे कुछ कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं, जिसमें आपका यहाँ पर किस तरह के चित्रकारी यानी कि किस तरह के शैल चित्र मिले हैं। तो यहाँ पर हमारे जो मिले हैं वो मिले हैं हथियारों, हथियारों 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 व पशुओं के, हथियारों व पशुओं के चित्र मिले हैं। ये क्या मिले हैं? हथियारों व पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो हथियारों और पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? किमनी गांव में प्राप्त हुए हैं। ये आपका हो गया किमनी गांव। किमनी गांव में क्या है? थराली में विकास खंड में आता है और हथियारों और पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हमारा क्या बचा था? मलारी गांव था। मलारी गांव ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका ग्वारखा गुफा और यहाँ पर मलारी गांव। पूछेगा किमनी गांव से अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे हथियारों और पशुओं के फॉर्म में पूछेगा कि इसमें किस जगह पे आपके हथियारों और पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इतना बता सकते हैं आप। अब मलारी गांव का है, मलारी गांव जो है वो है आपके तिब्बत से सटा हुआ क्षेत्र है, तिब्बत से सटा हुआ, तिब्बत से सटा। चमोली
कहाँ है, ऊपर है। तो चमोली के पास में, चमोली में ही ये क्या है, मलारी गांव आता है, और ये क्या है, तिब्बत से सटा हुआ है। तो वहाँ पे आपके कुछ कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसमें आपके कहते हैं पुरातात्विक जो पूरा पाषाणकालीन, जो पाषाणकालीन उपकरण है उसके बारे में खोज होती है यहाँ पर। प्रागैतिहासिक के काल के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो मिला है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर जो खोज हुई थी वो 1983 में हो चुकी है। तो फर्स्ट खोज जो हुई है हमारी 1983 में हुई थी। तो 1983 में यहाँ पे क्या मिला था, हिमालय क्यूबो, हिमालय जुबू, ये हिमालय जुबू की खोज हुई थी 1983 में। 1983 में क्या हुआ है, हिमालय जुबू की खोज हुई है मलारी गांव में। 1983 में हिमालय जुबू की खोज हुई है। और ये कब से कब तक रहा है, यहाँ पे जो चित्र मिले हैं, यहाँ पर बहुत पुराने चित्र मिले हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ही पुराने काल का है इसमें। तो इसमें जैसे 2000 ईसा पूर्व से कितने तक का है ये, 6वीं ईस्वी तक के ये 2000 ईसा पूर्व से 6वीं ईस्वी 6ठी ईस्वी पूर्व तक ये क्या मिला है यहाँ पे। ये पता चला है कि ये इतने पुराने क्या है, यहाँ पे समाधान मिले हैं, समाधान मिले हैं। ये क्या मिले हैं यहाँ पर, समाधान मिले हैं यहाँ पर 2000 ईस्वी पूर्व से 6वीं ईस्वी तक के समाधान प्राप्त हुए हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर, इसमें बहुत सारे फैक्ट आते हैं। इसमें आता है 5.2 को इसमें खोज किसने की थी, इसकी बात करते हैं तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो भी थे उन्होंने खोज की थी। तो खोज की थी 2002 में फिर से खोज हुई, 2002 में खोज करी थी गढ़वाल विश्वविद्यालय। खोजकर्ता। तो ये हमारे पहले खोज का मतलब, यहाँ पर क्या होता है, हिमालय जुबू पाया गया था, और 2002 में क्या होता है, गढ़वाल विश्वविद्यालय के खोजकर्ताओं ने यहाँ पे पाया। अब इन्होंने क्या पाया कि यहाँ पर क्या मिला इनको, यहाँ पर मिला 5.2 kg, यानी कि 5.2 kg का स्वर्ण मुखौटा। तो ये जो 5.2 kg का स्वर्ण मुखौटा कहाँ पाया गया है, ये पाया गया है आपके मलारी गांव में। और किसने खोज की थी, गढ़वाल विश्वविद्यालय के खोजकर्ताओं ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछ सकता है कि यहाँ पे 5.2 kg का जो मुखौटा पाया गया है वो कहाँ पाया गया है, तो मलारी गाँव में पाया गया है, इसलिए आप बता सकते हैं। किसने खोज की थी, ये की थी आपके गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। और जो हिमालय जो वो है वो भी कहाँ पाया गया है, वो कब पाया गया है, 1983 में पाया गया है, और ये पाया गया है मलारी गाँव में। तो इतना हो गया। और इसके बाद हमारा जो होता है, कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हमें क्या मिले हैं यहाँ पर, धूसर मृद भांड प्राप्त हुए हैं। धूसर मृद भांड क्या मिले हैं, धूसर मृद भांड मिले हैं। मिट्टी के बर्तन व धूसर मृद भांड। तो ये धूसर मृद भांड और मिट्टी के बर्तन कहाँ प्राप्त हुए हैं, ये सारे आपके मिले हैं मलारी गांव में। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, बाकी मैंने आपको वहाँ नोट्स में डीपली रूप से बताया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये आपको क्या होगा कि यहाँ पे लर्निंग का तरीका सही हो जाएगा। जैसे आपका मलारी गांव है, मलारी गांव में 1983 में हिमालय जुबू प्राप्त हुआ, 2000 ईस्वी से 6वीं ईस्वी तक था। 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ता द्वारा 5.2 kg का स्वर्ण मुखौटा प्राप्त किया गया। इसके साथ साथ यहाँ मिट्टी के बर्तन व धूसर, ये जो आपका धूसर मृदभांड है ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो धूसर मृदभांड कहाँ प्राप्त हुए हैं, वो भी आपके यहाँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये वाले क्षेत्र थे, ये जो आपके पीछे तक अभी तक पढ़ाया गया है, वहाँ पर क्या था, सिर्फ आपकी चित्रकारी ही मिली है। चित्रकारी है, यानी कि आपको लाखों उद्यान में चित्र प्राप्त हुए हैं, शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, गुहालेख प्राप्त हुए हैं। ये सब क्या थे, आपकी चित्रकारी थी, ये सारे आपके चित्रलेख थे, यानी कि चित्र ही प्राप्त हुए थे। लेकिन ये क्या है, ये आपके पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हो गए। एक आपका
जब मैंने स्टार्ट करा था आपका पाषाण काल, तो वहाँ पे आपके कुछ औजार प्राप्त हुए थे। औजार के फॉर्म में जो मिले हैं वो आपके पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। और जो कुछ स्थानों से मिले हैं वो स्थान में आपका आता है मलारी गांव आता है, जिसमें आपका हिमालय जुबू मिलता है। यहाँ स्वर्ण मुखौटा मिलता है, मिट्टी के बर्तन भी आते हैं, दूसरे मृदवान भी आते हैं। तो ये फैक्ट है, आप आराम से याद कर सकते हैं। कहाँ से मिले हैं आपको? चमोली से जिले से प्राप्त हुए हैं। तो इसी में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर यहाँ पर देखते हैं कि एक यहाँ पर उत्तरकाशी में मिलता है हुडली, हुडली वाले क्षेत्र में मिलता है। तो हुडली वाले क्षेत्र में जो आपके क्या मिलता है, यहाँ पर नीले रंग के चित्र प्राप्त होते हैं, नीले रंग चित्र, नीले रंग के चित्र। तो नीले रंग के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नीले रंग के चित्र भी आपके उत्तरकाशी के हुडली ग्राम से प्राप्त होते हैं, हुडली से प्राप्त होते हैं। पिथौरागढ़ के बनकोट से क्या मिलती है? पिथौरागढ़ में जो आता है बनकोट, बनकोट, पिथौरागढ़ में बनकोट आता है। बनकोट में आपका क्या मिलता है कि 8 में पिथौरागढ़ के बनकोट में 8 मानव आकृतियां मिलती हैं, 8 मानव ताम्र आकृतियां, ताम्र आकृतियां मिलती हैं। चंपावत में क्या मिलती है? चंपावत में देवी धुरा मिलती है, देवी धुरा, देवी धुरा, देवी धुरा में क्या मिलती है? समाधियां मिलती है, समाधियां, खोज किसने की थी? हैनवुड ने, हैनवुड ने खोज की थी, खोज की थी। कब की थी? 1856 में ही की थी। और इन्होंने समाधियों की जो तुलना की है, तुलना जो कश्मीर में समाधियां हैं, कश्मीर में कुछ समाधियां हैं, उससे क्या हुई है? तुलना की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उडली से जो है नीले रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं। 8 मानव आकृतियां पिथौरागढ़ से, चंपावत से, देवीधुरा से समाधि प्राप्त हुई है। ये आप इजीली याद कर सकते हैं। यहाँ पर आपका सबसे इम्पोर्टेंट मलारी गाँव है और ग्वारफा गुफा है। तो एक बार देख लेते हैं दोबारा से। ग्वारफा गुफा डुंगी गांव से है, डुंगरी गांव से। यहाँ पे आपको ग्वारफा गुफा की लोकेशन मिल जाती है। खोज राकेश शर्मा और आपके यशोधर मटपाल कहलाते हैं। खोजकर्ता कौन है? राकेश भट्ट। तो यहाँ पर इनकी खोजकर्ता कौन है? राकेश है, राकेश इसके खोजकर्ता है। यशोधर मटपाल ने क्या करा था? इसका अध्ययन करा था। पशुओं, मानव और बारहसिंगा खोज यहाँ पे क्या मिले हैं? चित्र मिले हैं। और यहाँ पे पशुओं को चराते हुए, हाँकते हुए दिखाए गए हैं। कितनी है टोटल? 41 हैं। 30 मानव आकृति चित्र हैं, 8 पशु के चित्र हो गए, 3 पुरुषों की आकृति है। और कहाँ से क्षेत्र में? अलकनंदा वाले क्षेत्र में। किमनी गाँव की बात आ जाएगी तो किमनी गाँव थराली विकासखंड में हो गई, और यहाँ पे हथियारों और पशुओं के मिलते हैं। मलारी गांव की बात करते हैं तो तिब्बत से सटा हुआ क्षेत्र हो गया ये। 1983 में हिमालय जुबू मिलता है। यहाँ पर 2000 से इतने का पाया जाता है। और 1983 में आपका हिमालय जुबू प्राप्त किया गया था। पहली इसकी खोज कब हुई थी? 1983 में हुई थी। तो पूछ सकता है कि पहली खोज 1983 में हिमालय जुबू प्राप्त किया गया था। जो दूसरी मेन खोज हुई है वो हुई है 2002 में। तो किसने करी है? गढ़वाल विश्वविद्यालय के खोजकर्ताओं ने। गढ़वाल विश्वविद्यालय क्या है? गढ़वाल विश्वविद्यालय जैसे कुमाऊं क्षेत्र का कुमाऊं विश्वविद्यालय है, जिसके अधीन क्या आते हैं? बहुत सारे डिग्री कॉलेज है। तो इसी तरह से क्या है, गढ़वाल में भी विश्वविद्यालय है। उसे गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो खोज करता है, यानी कि जो शोधकर्ता होते हैं वहाँ के, उन्होंने इसकी खोज की थी। सॉरी, शोधकर्ता यानी कि क्या आते हैं? वो चीज़ों की, नई नई जगहों की नई नई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जाकर खोज करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे पाया है कि 2002 में कि 5.2 kg का स्वर्ण मुखौटा है, और मिट्टी के बर्तन हैं, धूसर मृदमांड है, ये सारे यहाँ पर ये आपका यहाँ का आज का कंप्लीट हो गया है। ये जो था आपका, ये था प्रागैतिहासिक काल में कुछ पॉइंट्स। ये जो इम्पोर्टेंट आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ से आपका कभी भी कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप इजीली तरीके से वहाँ से
देख सकते हैं और इजली तरीके से उसमें दिखा वहाँ पे आप टिक मार सकते हैं कि क्वेश्चन कैसा था। बाकी जो है इसके बारे में मैंने आपको नोट्स पीडीएफ जो है अपने उत्तराखंड कोर्स क्लासेस जिसमें आपका टेलीग्राम चैनल है उसमें हमने अपलोड कर दी जाएंगे, जिसमें आप इसे डीपली तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया है कि इस तरह से आप यहाँ पे बाकी बार बार रिविज़न करते रहिए और इजीली तरीके से आपको यहाँ पे परीक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए इस तरह से हम करते हैं आज की क्लास को समाप्त और लाते हैं नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम पढ़ाएंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में थोड़ा 1-2 दिन का ही होगा वो भी आपका। फिर हमारा जो होगा हमारी जो मेन हिस्ट्री है ऐतिहासिक काल वो चलाई जाएगी। तो तब तक के लिए लगे रहिए और इसी तरह से संघर्ष से सफलता की ओर बढ़ते रहिए।